नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। और अब बात करवट बदलते मौसम की। जी हां, दिल्ली में आधी रात से बूंदाबांदी के बाद ठंड का टॉर्चर और बढ़ गया है। इस बार न्यू ईयर पर ठंड और बढ़ेगी, पारा और गिरेगा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है तो वैष्णो देवी में भी बर्फ की फुहारें देखने को मिली। राजधानी दिल्ली वालों की मुश्किल दोहरी हो चुकी है। यहां सर्दी के साथ धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि आने वाले दिन लोगों के लिए और मुश्किल भरे होने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करना पड़ सकता है। चौबीस घंटे बाद कंपाएगी दिल्ली की सर्दी। आने वाले कुछ दिन दिल्ली पर पड़ेंगे भारी। कंपकपाती ठंड से होगा नए साल का आगाज। 1 जनवरी को 3 डिग्री तक गिरेगा दिल्ली का तापमान। कोहरे की चादर में लिपटी यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़ने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां रेंग कर चलने पर मजबूर हो गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कत कल सोमवार से और बढ़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार जो है वो तेज हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो दस्तक देगी। शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि रविवार और सोमवार के दिन दिल्ली और उसके अलावा उत्तर भारत के अंदर जो शीतलहर है वो और तेजी से बढ़ेगी और तापमान जो है वो 5 डिग्री तक एक बार फिर पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो नया साल शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी दिल्ली एनसीआर वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। ऐसे में कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय ही उनका सहारा होता है। गाजीपुर बॉर्डर 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान, लेकिन लगातार गिरते हुए तापमान के बीच किसानों का जोश, जुनून और जज्बा ठंडा नहीं हो रहा और किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और जब तक तीनों कानूनों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इसी तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे मैदानी इलाके में दिल्ली की सर्दी बदनाम है और इसका असर भी दिखने वाला है। नए साल का स्वागत ठंड और कोहरे के दोहरे सितम के बीच करना होगा। 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 3 डिग्री तक गिर जाएगा और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम से सुशांत मेहरा, हमारे संवाददाता। सुशांत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, इस वक्त वहां से क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है?
देखिए श्वेता जी, जिस तरीके से कल रविवार के दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो बारिश हुई है उसका असर सीधे तौर पर अब नजर आ रहा है। शीतलहर की चपेट में दिल्ली है। हालांकि पिछले कई दिनों से जो कोहरे की चादर से दिल्ली लिपटी हुई थी उससे निजात जरूर मिली है। अक्षरधाम पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कोहरा फिलहाल यहाँ पर अभी इस वक्त अगर कहा जाए तो दिल्ली एनसीआर में नहीं है, क्योंकि शीतलहर तेजी से चल रही है जिसके चलते कोहरे से निजात जरूर मिली है, लेकिन तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। उत्तर भारत पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए, वैष्णो देवी में, उत्तराखंड में, यहाँ पर तमाम इलाकों के अंदर जो बर्फबारी हो रही है और उसके ही चलते जो मैदानी इलाके हैं जिसमें अगर कहा जाए खास तौर पर दिल्ली के अंदर जो है शीतलहर का प्रकोप जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और नए साल का जो आगाज होगा उसमें दिल्ली का जो तापमान है वो 3 डिग्री तक गिर सकता है और ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसानों की अगर खासकर बात की जाए तो किसान भी जो सड़कों पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। श्वेता जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल तो राहत मतलब मिली है। अभी फिलहाल फॉग या धुंध वहां पर नहीं है दिल्ली में, लेकिन ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जो मौसम की मार से अछूता हो। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उत्तराखंड भी 0 डिग्री के पास है। सिर्फ राजधानी पर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत का प्रदेश कोई भी हो, हर जगह नजारा लगभग एक सा ही है। यूपी का कानपुर हो या हरियाणा का हिसार, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो या हिमाचल का शिमला, पंजाब का अमृतसर हो या फिर चंडीगढ़, हर जगह कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर की हैं। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छटता चला गया, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल ही नहीं, हरियाणा में भी ठंड 0 डिग्री की तरफ लुढ़क रहा है। हिसार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड आम जन को परेशान कर रही है। कानपुर हो या फिर मुरादाबाद, दोनों शहर सुबह के समय कोहरे के कहर से परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। राज्य कोई भी हो, हर जगह कोहरे के कहर के बीच सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने जीवन को दुश्वार बना दिया है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि पाइप में ही पानी जम जा रहा है।
ऐसे खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से कश्मीर खींचे चले आते हैं, लेकिन यकीन मानिए कश्मीर के ग्रामीण इलाके में रहने वाले इन लोगों के लिए दिसंबर का मौसम किसी सजा से कम नहीं। तस्वीरें देखिए, कड़ाके की सर्दी में किस कदर जगह जगह पानी बर्फ बन गया है। पेड़ों से गिरती हुई ओस की बूंदें बर्फ बन चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मौसम ने कश्मीर के इस ग्रामीण इलाके का बर्फीला श्रृंगार कर दिया हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जबकि यहाँ कोई बर्फबारी नहीं हुई है। पाइपलाइन जमने की वजह से गांव के लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। उनके लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं। बीती रात श्रीनगर का तापमान -4 तक लुढ़का, जबकि घाटी के दूसरे इलाकों में तापमान और भी अधिक नीचे चला गया है। अब लोगों को पीने की पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण इलाकों में हो रही है, क्योंकि पानी के सभी साधन जो हैं वो इस ठंड के कारण जम चुके हैं। मेहरबानी होगी, गाड़ी देखे, गाड़ी की भी मेहरबानी। अगर पानी होगा तो क्या करेंगे, पानी से बिना क्या करेंगे। इधर कोहरा लग गया है, ना कोई निकलता है पानी के लिए, वो लेन लगाई है, ना हमको पानी ना कुछ, कोई गाल नहीं है, ना हमको रोड है ठीक। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने? पानी से परला चक से यहाँ आया है हम। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। कश्मीर घाटी में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पारा कश्मीर में लगातार 0 से कई डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल बीती रात भी पारा करीब -4 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशन की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो इससे भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर लद्दाख के क्षेत्र की बात करें तो लगभग -13 के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है आजकल। लेकिन मौसम की ये मार सिर्फ 1-2 दिन या हफ्ते भर की नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा ही मौसम अभी काफी समय तक बना रहेगा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आप अगर अपने घरों में ठंड से परेशान हैं तो जरा सोचिए उन जवानों के बारे में जो भारत चीन सीमा पर तवांग में 0 पॉइंट पर सरहद की रखवाली कर रहे हैं। पानी को जमा देने वाली सर्दी में देश के हिमवीर सेना खड़े हुए हैं, और वो भी सीना तान कर। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम तवांग में चीन से लगने वाली सरहद के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी है, तापमान 0 से नीचे है, और यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 और उससे ऊपर की ऊंचाइयों पर भी आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। खासतौर से इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिस तरह के हालात हैं चीनी सेना के साथ, यहाँ पर दिन और रात मुश्किल हालात में ये जवान यहाँ पर बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यूनिट तैनात है तवांग एरिया में, उसके कमांडेंट हमारे साथ हैं, कमांडिंग ऑफिसर IB झा। उनसे जानेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा, पूरी मुस्तैदी हमें देख रही है, हम दिन भर आपके साथ यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड चौकियों पर गए हैं, किस तरह की तैयारी है, जो मौजूदा हालात यहाँ पर है? आपने देखा होगा कि हर जगह पे आपको जवान बहुत ही सतर्क, मुस्तैद और मिले होंगे आपको। खास करके जो वर्तमान, पहले से भी हम काफी हमेशा जो हमारी ड्यूटियां हम सतर्कता से ही देते हैं हम लोग, और अपनी जो सरहदें हैं उसकी निगरानी में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं तो मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, ताकि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पे नहीं हो। और हम हैं, हमारे साथ इंडियन आर्मी, और हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा और उसकी अभेद्य रहे हमारा सुरक्षा, इसकी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम तवांग सरहद पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान बर्फबारी के बीच में पूरी तरह से चौकन्ने हैं। दिन और रात के वक्त लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो चलता रहता है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास AK-47 से लेकर इंसास, बरेटा और मोटार जैसे हथियार हैं। इसके साथ ही अगर दूसरा जो दुश्मन यहाँ पर है, मौसम की जो मुश्किलें हैं, उससे निपटने के लिए सभी तरह की जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के लिए जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो मौजूद है। उसके अलावा हेलमेट, ग्लव्स, सभी तरह के, जिससे जवान न सिर्फ चीन जैसे दुश्मन से निपटे, बल्कि यहाँ पर जो एक बड़ा दुश्मन मौसम है उससे भी निपटा जा सके।
कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड पोस्ट, तवांग, आज तक। किसानों से सरकार की बातचीत का रास्ता फिर से खुलता दिख रहा है। कल किसानों ने सरकार को कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन पहली शर्त अभी भी यही है कि तीनों कानून खत्म करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले बात हो। अब सरकार को तय करना है कि किसानों के इस प्रस्ताव का जवाब वो कैसे दे। 32 दिन से न किसान संगठन टस से मस है, न ही सरकार। एक तरफ कानून वापस लेने की सीधी मांग है, तो दूसरी तरफ कानून किसी भी हालत में वापस ना लेने की सीधी बात। सवाल ये है कि फिर 29 तारीख को जो बातचीत होनी है, उस बातचीत से भी क्या उम्मीद लगाई जाए। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी, उसमें किसान की नजर से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नजर से अगर देखेंगे, आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं, तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीजें हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आजादी देने वाला बिल है, किसान अपनी मनचाही स्थान पर रेट के ऊपर बेच सकेगा, तो ये सारी चीजें तो किसान स्वयं मांग कर रहा था। तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा। कृषि राज्य मंत्री की बातों से ही साफ संकेत है कि बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग बातचीत करने के लिए आएंगे वो किसान की नजर से बात करेंगे या राजनीति की नजर है, इसमें उन्हें बहुत संदेह है। सरकार पहले से ही ये मानकर चल रही है और अब ये लगातार खुलकर कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं, उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही, कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों के फायदे बताए और इसके बड़े असर के लिए कम से कम 2 साल का इंतजार करने के लिए कहा, जिस तरह से कृषि राज्य मंत्री का बयान आया कि कानूनों पर कांग्रेस और वामपंथियों की राजनीति हो रही है, उसी से यह समझा जा सकता है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी है, वैसे ही जैसे किसान संगठन अड़े हैं। 6वीं बार आप लोग मिलने जाएंगे, फिर एक शर्त रख दी गई किसानों की तरफ से कि पहला एजेंडा होगा कानून वापस करो। तो फिर नई बातचीत का हल कैसे निकलेगा? जब सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठा हो जाए। भाई बातचीत जहां से वे छोड़ कर गए वहां से तो शुरू होगी। कहाँ पे छूटी थी और कहां से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत क्या आप ये मानते हैं हो सकता है कि सरकार पेशकश करे कि अपनी तरफ से किसानों की तरफ से कमेटी में जो लोग नाम निर्धारित करें उसकी एक कमेटी बन जाए? क्या होगा देखते हैं 2 दिन बाद। किसान संगठन सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किसानों ने थाली बजाकर किया। 30 दिसंबर यानी बातचीत के अगले दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें 4 कंडीशन लगाए हैं। सरकार बोल रही है अनकंडीशनल टॉक करेंगे, लेकिन
और भी मीडिया जो किसान है उनके 4 कंडीशन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है और रिपील करें वो फार्म बिल। आप लोग ये बताइए किस उम्मीद से आए हैं, क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं जो कानून मोदी ने बनाया हमके लिए अच्छे नहीं है और उसको बदलना चाहिए। हमने उसको जिताया और इसे कुर्सी पर बिठाया है। ऐसे में 2 दिन बाद क्या फिर वही हाल होगा जो 32 दिन से 5 दौर की बातचीत में हुआ, या फिर वाकई कोई बात बन पाएगी और इस लंबे टकराव का कोई समाधान निकलेगा? आज तक ब्यूरो। गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। 7वें दौर की बातचीत को लेकर किसानों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह ने। कंपकपाती हुई ठंड के बीच पिछले 30 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपने उन्हीं मांगों को लेकर। लेकिन 29 दिसंबर को जो होने वाली बातचीत है सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच, वो कितने नतीजे के दौर पर जाएगी और 7वें दौर की इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बैठे किसानों के जरिए। मलिक साहब, आप तमाम खापों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 7वें दौर की बातचीत होनी है, कितने आप लोग आशावादी हैं कि कुछ निकल जाएगा, गतिरोध खत्म हो जाएगा? देखिए, आशा तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जो आदमी आशा छोड़ देता है वो तो निराशमान होता है, उसका तो कोई, क्योंकि हमारा देश ही आशाओं पे चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है हमें आशा बहुत है। 29 तारीख को कुछ नतीजा निकलेगा लगता है? बिल्कुल, पूरी उम्मीद तो पूरी है और करनी भी चाहिए। नतीजे की आस में तो पूरा देश बैठा है भैया। किसानों की जो मांग है प्रधानमंत्री को मानने में क्या परेशानी आ रही है हमें पता नहीं। जब कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि किसान की आय दुगनी, फसल के दाम दुगने, और यहाँ नहीं रहे आते भी, क्या रहा किसान मजबूर है जी। लगता है 29 तारीख को कुछ नतीजा निकलेगा, आप लोग वापस गाँव को लौट जाएंगे, ऐसा हल निकल जाएगा? इसी उम्मीद है, बैठे लगे उम्मीद लगे हमें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। आप लोग को भी उम्मीद करते हैं कि कुछ नतीजा निकलेगा? हाँ, निकलेगा, जरूर निकलेगा। हम यहीं बैठे रहेंगे और नतीजे में नतीजे निकलना है, नतीजे बिना जाने के नहीं, हाँ या ना।